मैं बता देता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको दिया था, ली थी। किसी के घर फोन किया है? नहीं किया? आ जाएगा, अम्मी अबू को जाएगा फोन। टेस्ट नहीं दिए लोगों ने, रेगुलर क्लासे नहीं पढ़ रहे, फेल हो जाना है। तो जो रेगुलर ले रहे हैं उनके घर तो फोन नहीं जाएगा। ऑनलाइन वालों का ज्यादा मसला है, लेकिन अभी फिजिकल। आप किधर से आए आज? आज ज्वाइन किया है? कैसे करोगे पिछला काम? हम्म इतना आसान सब्जेक्ट थोड़ी है ये। आप जी जनाब। नहीं यार, चाय नहीं। हाँ जी। देखें जी क्वेश्चन 1। उसी पहले कितने किसी कल का लेक्चर पढ़ा है आपने? तो कल नोट्स आपने वहां देखे नहीं? हाँ, होमवर्क भी दिया था कल मैंने, क्वेश्चन 1। तो फिर तुमने होमवर्क भी नहीं किया होगा। होमवर्क भी नहीं किया होगा लड़कियों। अच्छा, वो मेरी सीट की बैक साइड पे पड़े हैं नोट्स, कल एक कॉपी एक्स्ट्रा थी, वो ले लो जाके वहां से, जल्दी से उठा के ले आओ। अच्छा जी, आ जाए जनाब। वो मेरी सीट के पीछे वो पड़ी है, अलमारी टाइप है, उसमें पड़े हैं। हाँ जी। अच्छा, अभी क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट था इसमें? वेरिएबल वाला। इसका जो बुलेट नंबर 1 था, इससे सेल निकलनी थी। तो 2465 मिलियन आती है सेल टोटल। 24, बल्कि पहला बुलेट पॉइंट से, दूसरे पॉइंट से कमीशन निकलेगी, तीसरे पॉइंट से और छठे पॉइंट से फिक्स कॉस्ट निकलेगी, चौथे पॉइंट से डिस्काउंट निकलना है, कट प्राइस का डिस्काउंट। हाँ जी, पांचवा पॉइंट कहता है द कंपनी कीप्स अ प्रॉफिट मार्जिन। सुन ले बच्चों, कंपनी कीप्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 120%। जब उसने प्रॉफिट मार्जिन लिखा है तो आगे सेल होना चाहिए था, लेकिन उसने आगे क्या लिख दिया है? 120% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। तो ये फिर आई कैप ने अल्फाज गलत इस्तेमाल की हैं, ये मार्जिन नहीं है। प्रॉफिट जब कॉस्ट पे बेस कर रहा हो ना बेटा, तो ये मार्कअप होता है। क्या होता है ये? तो इसका मतलब है कंपनी कितना प्रॉफिट मार्कअप रखती है? 120% वेरिएबल कॉस्ट पे। हाँ भाई, घर फोन गया तुम्हारे? वो कहते हैं घर से निकल आता है, पढ़ने नहीं आता। ठीक है। हाँ, सारी रिपोर्ट है मेरे पास तेरी। अच्छा, तो मेहरबानी पढ़ है, पैसे ज्यादा ना कर घर वालों के। तो 120% वेरिएबल कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड होता है, और वेरिएबल कॉस्ट में उसने कहा कमीशन नहीं लेनी, कमीशन उसके अलावा है। जो ये कमीशन होती है ना, ये भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेकिन उसने कहा कमीशन के अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो काउंट करनी है आपने इसके लिए।
तो इसका मतलब है ये इदारा अपनी रिटेल प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए, रिटेल प्राइस कहते हैं सेल प्राइस को, ये इदारा अपनी सेल प्राइस निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट लेता है एक्सक्लूडिंग कमीशन, प्लस उसमें क्या ऐड करता है, प्रॉफिट। ये इदारा अपनी रिटेल प्राइस या सेल प्राइस नहीं लेने के लिए क्या करता है, वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन प्लस क्या ऐड करता है, प्रॉफिट। अब रिटेल प्राइस मेरे पास टोटल सेल प्राइस मौजूद है कितने मिलियन की, आपने 0.1 में निकाल लिया 24, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है x, प्रॉफिट 120% ऑफ x है, तो x कैलकुलेट कर लें, सिंपल। वेरिएबल कॉस्ट अदर देन कमीशन निकल आएगी, सॉरी 2465 डिवाइडेड बाय, मेरा ख्याल है 220% आ जाना है, या मतलब अगर खोलें तो 2.20 शायद आ जाना है, जो मुझे लगता है 2.20 आ जाना है। तो ये मैंने ना टोटल सेल रेवेन्यू रख दिया। ये सेल रेवेन्यू कौन से पॉइंट से आता है, पॉइंट नंबर 1 से कितना आता है, अच्छा याद रखें, ये सुन लें, ये मैं वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बताता हूं, 120% ऑन वेरिएबल कॉस्ट का है, और वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, जब बेस फिगर मौजूद ना हो तो उसको एक्स रख लेते हैं और एक्स फाइंड आउट कर ले, जितना भी आता है, मुझे नहीं पता अब क्या आता है, 11 ये क्वेश्चन 1। सेल रेवेन्यू नहीं निकल रहा था, है सेल रेवेन्यू नहीं निकल रहा था, उसमें क्या मसला आ रहा था बताओ। हाँ जी, सब कुछ बताया हुआ है उसने, यूनिट्स, सेकंड पॉइंट अलग है, ये वाले पॉइंट से निकलना रेवेन्यू। जी बताएं मसला, बताएं मसला। और यार इसको ऐसे तोड़ लो, मैन के यूनिट्स दिए हुए हैं और उसको उसने 3 हिस्सों में तोड़ा है, वुमेन के जूते जो हैं वो बिकेंगे, उसके यूनिट्स दिए हुए, और इनटू क्या कर दो, सेल प्राइस, ये आता जाएगा। 6 पॉसिबिलिटीज बननी है, कितनी पॉसिबिलिटीज, हालांकि नीचे डिस्काउंट डिस्काउंट कमीशन ये वो, लेकिन वो लहदा रखें, सब कुछ खिचड़ी ना पकाए, नहीं तो सब मिक्स हो जाना रेवेन्यू। बुलेट नंबर 1 से रेवेन्यू निकल आएगा। अब बुलेट नंबर 5 में मसला था वो मैंने बता दिया है, बुलेट नंबर 4 में किसी का क्या मसला है इसमें, किसको मसला था बुलेट नंबर 4 में, जी आपका मसला था, क्या मसला था बुलेट नंबर, सुन लें, उसने कहा है कि कंपनी आउटलेट्स के जरिए जो सेल करती है, और वो टोटल सेल आउटलेट से नहीं होती, 70% सेल आउटलेट से होती है, वो जो सेल है ना उसमें कुछ जूते कट साइज कहते हैं, छोटे साइज के बन गए, कुछ जूते कौन से साइज के हैं, और उन कट साइज के जूतों को हम नॉर्मल प्राइस से कितने कम पे बेच देंगे, और सारे जूते आउटलेट्स पे कट साइज वाले नहीं है, सिर्फ कितने परसेंट है। अब हमने जो ऊपर सेल निकाली है वो टोटल 100% सेल है, कितने परसेंट सेल है, उसमें तो मैंने कट प्राइस वालों को भी 100% पे काउंट कर लिया हुआ है। हालांकि उसने कहा है जो कट साइज वाले जूते हैं ना उनको हम नॉर्मल प्राइस पे नहीं बेच रहे, नॉर्मल प्राइस से कितना कम पे बेच रहे हैं, 40% बिलो पे, तो 60% पे लाना है ना मैंने। तो अगर मैंने 2465 मिलियन के अंदर 100% प्राइस ले ली हुई है, अगर मैं 40% लेस करूंगा तो वो 60% पे आएंगे, ऊपर मैं 100% प्राइसेस पे ले चुका हुआ हूं। इस वजह से अब मैं रिमेनिंग 60 नहीं कर रहा, बल्कि मैं उसमें से 40% पोर्शन निकालता हूं, सारे जूतों का नहीं, पहले 2465 का मैं करूंगा 70%, 70 क्यों कर रहा हूं, ताकि वो सेल निकल आए जो आउटलेट्स के जरिए हो रही है, फिर इसका मैं लूंगा 5%, ताकि वो सेल निकल आए जो कट साइज वाली है, फिर उसका कितने परसेंट लूंगा,
क्योंकि कम प्राइस पे कर रहे हैं, ऊपर 100% प्राइस ले चुके हैं, तभी मैंने 40 लेस किया है। अगर मैंने ऊपर ये पूरी प्राइस पे ना लिए होते तो मैंने इधर आके नेट प्राइस पे 60 पे रेवेन्यू लिख देना था। मैं ऊपर रेवेन्यू 100% प्राइसेस पे लिखा आया हूँ, सारे जूतों का, काटालों का भी पूरा लिखा आया हूँ, इसीलिए नीचे आके डिस्काउंट। ये एक तरीका है, आप ऊपर भी एडजस्ट कर सकते थे भाईजान, ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन वो फिर आप पहला दूसरा तीसरा कई पॉइंट मिक्स करके करना चाह रहे हैं, वो भी ठीक है, जवाब सही है। ठीक है, मैंने ग्रॉस, एक्चुअली ये जो मैंने तरीका अडॉप्ट किया इसमें मैंने पहले पॉइंट से क्या निकाल लिया, ग्रॉस सेल, और उसके बाद सेल में कोई भी चेंज है चाहे प्राइस में चाहे यूनिट में, मैंने उसको अलग नीचे ट्रीट कर लिया टू सिंप्लीफाई माय सॉल्यूशन। नहीं समझ आ रही? और जी बेटा, जिन्होंने किया आपने, आपने वेरिएबल कॉस्ट, कमीशन भी, हर वो कॉस्ट जो परसेंटेज ऑफ सेल पर हो वो वेरिएबल होती है बेटी, ये कॉस्ट का सूल है, आपने कॉस्ट मुझसे नहीं पढ़ी इसीलिए आपको नहीं पता, लेकिन ना भी पढ़ी हो इतना कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, बस आप जेहन में रखें हर वो कॉस्ट जो परसेंटेज ऑफ सेल पे वो वेरिएबल होती है। ये वो उस चैप्टर के लिए भी असूल याद रखना है जो एनपीवी वाला चैप्टर पढ़ा हमने। फिक्स कॉस्ट की पहचान होती है वो पर एनम पे टाइम के साथ दी होगी, ठीक है, पर मंथ पर एनम दी हो वो फिक्स नेचर की होती है। और कोई सवाल? बस यही दिया था क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन आज करना था, वो बड़ा अच्छा सवाल था। क्वेश्चन 2 किया था क्लास में, वो घर जाके रिवाइज करना था, क्वेश्चन 3 करना आज, ये बड़ा अच्छा सवाल है, यानी ये 3 क्वेश्चन रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा है। और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ तो जितने मर्जी वेरी लगा ले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने मर्जी ला लो। क्वेश्चन 5 ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आई कैप को एप्रिशिएट करने को दिल चाहता है, बहुत अच्छा सवाल है 5। अच्छा आप जरा आगे निगाह दौड़ाएं क्वेश्चंस पे जानबूझ के, तो अगर आप क्वेश्चन उस पर आए जरा, क्वेश्चन 8 पे आइएगा जरा, करना नहीं अभी, बस उसकी शेप देखें। क्वेश्चन 8, इसमें कोई कमीशन का टेबल दिया हुआ है, चेक करें। क्वेश्चन 9 को देखें, उसमें भी कोई कमीशन का टेबल दिया हुआ है। जो 8 क्वेश्चन है वो पुराने मेरे नोट्स में था शुरू से ही, 9 लेटेस्ट अटेम्प्ट का पास पेपर का सवाल है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आई कैप ना जब प्रॉफिट एंड लॉस देता है तो कोशिश करता है पुरानी तरह के सवालों को, स्टाइल इंग्लिश सुनी लेकिन स्टाइल और पॉइंट्स क्या करे, रिपीट करे। अगर आप इन सवालों को जो नोट्स में दिए हुए हैं इन्हीं को अच्छी तरह से कर लें, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल होता बड़ा लंबा है, अभी तो आपने किए ही नहीं, असल में छोटा सवाल किया कल, पूरा एक लेंथी क्वेश्चन आप कर लें और इन्हीं सवालों को दोबारा कर लें तो आपको पेपर में शायद सारा सवाल तो ना हो पाए, लेकिन उसकी जो मेन मेन एडजस्टमेंट्स हैं, मेन मेन वर्किंग है, वो आप परफॉर्म करके पासिंग मार्क्स पे जा सकते हैं। पिछली दफा भी जो सवाल आया, मुझे बच्चे कह रहे हैं, मैं पेपर वेल में देखता होता हूँ पिछली दफा का, वो ये कह रहे हैं कि सर वो भी नोट्स के एक सवाल का छापा था, मतलब उसी की तरह लग रहा था कि ये क्वेश्चन तो हमने नोट्स में किया हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस ही आता है, वो फेमस है। तो जो मैं आपको ये करवा रहा हूँ ना प्रॉफिट एंड लॉस, इसके सवाल जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा पढ़ते हुए तो थोड़ा तशद्दुद है दिमाग पे, इतना लंबा सवाल है, लेकिन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है ना एक ही तरह के सवाल है, आप उसका स्टाइल देखें। तो ये जो सवाल नंबर 10 है, इसी तरह का एक और सवाल है नोट्स, ये रिवीजन के वक्त मैं बताता हूँ। तो ये इस तरह के ना रिपीट हो जाते हैं सवाल आई कैप में बार बार, मेरा ख्याल है जैसा सवाल ये है ना 10वां, ऐसे ही आया है पेपर में इस दफा भी, मुझे लगता है जो बच्चों ने फीडबैक दिया है, अभी मुझे पता नहीं, याद नहीं है मुझे, तो उन्होंने सवाल का रिपीट हो जाते हैं, इसीलिए आप इसमें कोशिश करें कि जब भी आप इनकम स्टेटमेंट का सवाल करें तो आपने अप्रोच को ध्यान में रखना है, और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो रिपीट होती हैं, तो अगर कोई इस तरह के एडजस्टमेंट रिपीट हो जाए तो कोई आपके लिए आसानी है।
आ जाए जी क्वेश्चन 3 पर आए जरा, ये हमने करना है अभी, फिर आगे पढ़ेंगे। वैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जब हम करेंगे ना तो यहीं पे वैसे मेन चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है, बाकी फिर मैं कार्रवाई के लिए पढ़ा रहा हूँ। मेन चैप्टर बजटिंग का खत्म हो जाता है अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस सही तरह से कर लें। ये क्वेश्चन करना है जी हमने मेन आज। अच्छा जी, क्वेश्चन में वो कहता है द मैनेजमेंट, वो पेज मुझे दे जाइएगा जो आपके पास था एक डिटेल वाला जिसपे अटेंडेंस है, टेस्ट का रिजल्ट है ये वो। द मैनेजमेंट ऑफ ओपन लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग नेक्स्ट ईयर्स बजट, अगले साल का ये बजट बनाना चाह रहे हैं और उन्होंने आपको ये डाटा दिया है जी। सेल कितने यूनिट्स की है, आगे क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो हम तो पर मंथ नहीं सॉल्व कर रहे, हम तो किसके लिए करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है 1,80,000 यूनिट्स को करो इंटू 12, पकड़ो कैलकुलेटर, बैठना नहीं और मुझे फिगर्स बताते जाओ। तो ये सेल कितनी आती है, मेरा ख्याल है 21,000,000, ऐसे ही है। अब इस सवाल की निगाह दौड़ाए ना तो नीचे लिखा हुआ है एज्यूम देयर इज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री। इस लाइन का मतलब यह है कि ये जो सेल यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट्स भी इतने ही है। समझ आ रही है, जब इन्वेंट्री ना हो तो सेल यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट सेम होते हैं। तो ये जो आपको दिया हुआ है ये सेल यूनिट्स भी हैं और ये प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं, और ये क्या चीज दी हुई है 110, ये सेल प्राइस पर यूनिट है। आगे चलें, प्रोडक्ट को बनाने पे 2 मटेरियल लगेंगे, मटेरियल ए और मटेरियल ए 75% लगेगा फिनिश प्रोडक्ट का, और मटेरियल बी कितने परसेंट लगेगा, तो मटेरियल की क्वांटिटी निकल आएगी और उस पे जो प्राइस होगी, मटेरियल की प्राइस है 45 रुपए, ये उसकी कॉस्ट है, और दूसरे की कॉस्ट क्या है। इस सवाल में मटेरियल केजी लीटर में नहीं है, मटेरियल भी यूनिट्स में ही है। तो उसने कहा ये जितने यूनिट आपने बनाने ना फिनिश प्रोडक्ट के, उसका 75% मटेरियल ए होगा और 25% मटेरियल क्या होगा, बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट उसने आपको दिया है यील्ड। यील्ड का मतलब होता है कि जो मटेरियल प्रोडक्ट पे लगता है वो 80% है, 20% मटेरियल वेस्ट हो जाता है, इसका ये मतलब होता है। यील्ड का मतलब क्या होता है, 80% मटेरियल प्रोडक्ट का पार्ट बनता है, बाकी 20% ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेस्ट हो जाता है। तो अब इसमें वेस्टेज का पॉइंट है जो कॉस्ट अकाउंटिंग से आया है, तो वो कोई मसला नहीं, वो मैं बता दूंगा, रिवाइज कर लेंगे कॉस्ट का, ये पॉइंट वेस्टेज वाला कैसे ट्रीट करना होता है। नेक्स्ट, इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट जो है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तीनों मटेरियल से लिंक्ड है। किससे लिंक्ड है, आगे चलें। लेबर का रेट कितना दिया हुआ है, 18,000 रुपए पर मंथ, और एक वर्कर को एवरेज वर्किंग आवर महीने में कितने हैं, तो डिवाइड करके वेजेस रेट पर आवर आ जाएगा, बताओ कितना आता है। अगर 18,000 रुपए पर मंथ है और 200 घंटे एक महीने में लाजमी काम करना है तो क्या आता है, 90 रुपीज, ये वेजेस रेट है। टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर ईच यूनिट, तो ये लेबर आवर्स दिए हैं लेकिन ये 20 मिनट है, तो ये आपका वो लेबर आवर पर यूनिट निकाल लेंगे इससे। वेरिएबल ओवरहेड कहता है 15 रुपए पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, चाहे वो मटेरियल ए है चाहे बी है, जितना भी है, टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम जितना भी होगा, क्वांटिटी मुराद है, उसको इंटू 15 रुपए कर देंगे तो वो वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे। फिक्स्ड ओवरहेड कितने मिलियन है, 10 मिलियन। आपसे कहते हैं अगर ओपनिंग एंडिंग इन्वेंट्री ना हो तो कंपनी का अगले साल का क्या निकालो, तो सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट। क्या बनाएंगे, मार्जिनल से करना है एब्जॉर्प्शन से, बनाए जी फॉर्मेट, क्या आएगा। अच्छा, स्क्रीन स्टक है, ये लें जी, ये डाटा है। आप पहले फॉर्मेट बनाए जल्दी से, पार्ट बी बाद में पढ़ते हैं जी।
फॉर्मेट बनाए, शाबाश, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। कंपनी का नाम है ए पार्ट में ओ लिमिटेड, बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट या बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कह दें, हेडिंग। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो जीपी तक बनाना है। फॉर्मेट मैंने आपको लिखवाया था तो वो आप अपने सामने रखें जी, देखते जाएं और वहां से देख देख के फिगर्स तो बाद में पुट करते हैं। मैं वैसे रुपीज इन थाउजेंड लिखता हूँ। जी, फिगर्स बाद में लिखते हैं, पहले आप यहाँ पे आइटम के नाम लिखें जी। बजटेड सेल रेवेन्यू, लेस बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी, बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल में ना ओपनिंग इन्वेंट्री है, वैसे यहाँ पे आती है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, वो नहीं है, ना एंडिंग है। प्रोडक्शन कॉस्ट में लिखें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल ए की कंजम्पशन कॉस्ट, मटेरियल ए कितना यूज होगा, मटेरियल बी की यूजेज या कंजम्पशन कॉस्ट। आगे ए बी के बाद लेबर कॉस्ट, वेरिएबल, हाँ जी क्या है जी, वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट, और आखिरी चीज क्या दी हुई है, फिक्स्ड। कोई सेलिंग मार्केटिंग एडमिन लिखने की जरूरत नहीं, इन्वेंट्री भी कोई नहीं है, तो ये टोटल बाहर जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट। बस जो फिगर सिंपल है हम पहले वो कॉपी करेंगे, जिनके लिए को बहुत ज्यादा तगोदो नहीं है। तो सेल, हाँ जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेल प्राइस कितनी थी 110 इंटू सेल यूनिट्स 2160। बस ये 2160 कैसे आया वो मैं बता चुका हूँ, 180 पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करें जी। बेटा बताओ क्या आता है, सॉरी, तो कॉपी पेस्ट करने से बेहतर है खुद कैलकुलेशन करें जो सिंपल नेचर की हैं। मटेरियल में प्राइस तो दी हुई है आपको, कितनी प्राइस दी हुई है मटेरियल की, 45 रुपए पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट है, लेकिन मटेरियल के यूनिट अभी नहीं पता। हाँ जी वो निकालते हैं, वेस्टेज भी शामिल है उसमें। तो मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट आपके पास है, यूनिट्स निकालने अभी कंजम्पशन के। चलो लेबर, हाँ जी लेबर, कितना रेट था लेबर का, 90 रुपीज पर आवर, इनटू लेबर आवर्स कितने हैं पर यूनिट, मेरा ख्याल है 15 मिनट थे, 20 मिनट्स हैं, हमें तो घंटे चाहिए थे, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी लेबर रेट पर आवर इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट करना है, तो 20 मिनट डिवाइडेड बाय 60 इनटू 21,60,000 की प्रोडक्शन।
ऊपर ये मैंने क्या क्यों नहीं लिखा, अभी वो मैंने निकालनी है वेस्टेज वगैरह एडजस्ट करके, अदरवाइज नहीं तो जितनी सेल थी उतनी प्रोडक्शन थी। 21,60,000 क्या आपको समझ आई है मैंने क्या किया है? ये मैंने वेजेस रेट पर आवर इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स निकल आएगा। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं? 15 पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल है, लेकिन वो रॉ मटेरियल अभी मेरे पास नहीं कंज्यूम आया। फिक्स्ड ओवरहेड गिवन थे 10 मिलियन पर एनम। अच्छा, जो फिगर निकल सकती है वो बता दें। मेरा ख्याल है लेबर आ सकती है, कितनी है लेबर? 6480030 कॉमन लिए हैं। सिर्फ अब एक चीज आपके पास हो तो आपका पार्ट है मुकम्मल है, और वो चीज क्या है कि मटेरियल कितना कंज्यूम होगा। मटेरियल कितना कंज्यूम होगा। जी, तो मटेरियल की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे अगर वेस्टेज हो तो? जी, तो इसके लिए मेरा तरीका जो है वो बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो मैं इस दफ़ा फॉलो करवा रहा हूँ वो ये है कि मटेरियल यूज्ड, शायद मैंने पहले बताया आपको वेस्टेज का नहीं, मटेरियल यूज्ड ऑन कंप्लीट फिनिश गुड्स, जितना मटेरियल फिनिश गुड्स पे यूज होता है या फिनिश प्रोडक्ट पे, इसको आउटपुट पार्ट कहते हैं। यानी ये वो मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट पे लगा है। किस पे लगा है? प्लस जितना जाया हुआ है वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता, वो गिर गया फैक्ट्री में कहीं भी ये, और वो मुफ्त नहीं आया था, वो भी पैसों का होता है। तो मटेरियल लॉस, इसी को यील्ड भी कहते हैं। ये जो मैंने पहली वाली लिखी थी ना इंग्लिश, इसी को यील्ड भी कहते हैं। जो मटेरियल प्रोडक्ट पे लगता है प्लस जो मटेरियल जाया होता है इज इक्वल टू, ये होता है टोटल मटेरियल परचेज एंड कंज्यूम। टोटल मटेरियल परचेज्ड एंड यूज्ड, इसको हम कहते हैं इनपुट। और एक्चुअली इसको लिखना होता है हमने, जब भी कॉस्ट काउंट करनी है तो इसकी काउंट करनी होती है, क्योंकि ये पैसों का दोनों आए हैं ना, मुफ्त तो नहीं आया। जो प्रोडक्ट पे लगा वो भी पैसों का आया है, जो जाया हुआ है, तो आपने इस टोटल की कॉस्ट लिखनी होती है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। नो डाउट प्रोडक्ट पे उतना ही लगा है, जो ये पहला वाला पॉइंट है, प्रोडक्ट पे सिर्फ उतना ही लगा है जितना मैंने पहले नंबर पे लिखा है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट काउंट करेगा जब कॉस्टिंग के लिए, तो वो टोटल क्यों काउंट करेगा? क्योंकि जाया वाला भी पैसों का आया है और प्रोडक्ट वाला भी वो पैसों का है। मतलब मेरी शलवार कमीज की मैं मिसाल दे रहा हूँ, 5.5 मीटर कपड़ा मेरी शलवार कमीज पे लगता है और आधा मीटर जाया हो जाता है कटिंग में, तो मुझे कॉस्ट 6 मीटर की काउंट करनी है। ठीक है, वो आ सकता है लेकिन अभी नहीं आया, जब आएगा तब कर लेंगे। जी बताएं जी, कितने मटेरियल हैं क्वेश्चन में? 2 बी। अब उसने आपको ये बताया हुआ है कि मटेरियल ए के लिए मैं पहले कर रहा हूं मटेरियल ए और मटेरियल बी, वैसे एक दो लाइनें छोड़ के मैं अब एक्स वाले तरीके से करता हूं। तो मटेरियल ए और मटेरियल बी, तो उसने क्या, मटेरियल ए कितना कंज्यूम होता है? 75% ऑफ फिनिश प्रोडक्ट का मतलब है जितना प्रोडक्ट के जितने भी यूनिट्स आपने बनाने हैं उसका 75% कर लें तो वो मटेरियल ए लगता है। तो हमने 21,60,000 यूनिट बनाने हैं, उसका 75% करें। 21,60,000 यूनिट्स जो प्रोडक्ट के बनने फिनिश, उसका 75% ये लगेगा, और 21,60,000 यूनिट्स का 25% मटेरियल बी कंज्यूम होगा प्रोडक्ट पे। बताइएगा क्या आता है ये?
1620,000 units of material. Units of material लिख रहा हूं, यानी जो प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं उनका 75% करेंगे तो मटेरियल ए के यूनिट्स हैं, और उस प्रोडक्ट के यूनिट्स का 25% करेंगे तो किसके यूनिट्स हैं? बी के। जाया कितना होता है वो नहीं बताया, उसने कहा था 80% यील्ड है। 80% यील्ड हो तो उसका मतलब होता है 20% वेस्ट होता है, ठीक है। 20%, और ना बताया हो तो 20% ऑफ इनपुट होता है। ये 20% वेस्ट होता है, 20% ऑफ इनपुट। इनपुट इसको कहते हैं, ये जो टोटल इनपुट नहीं है आपके पास क्वांटिटी, तो इसका मतलब है मैं इसको एक्स रख सकता हूं। तो मेरे पास अब जगह कम है, मैंने वैसे गैप कम रखा है, तो ये ऐसे बनेगा 1620, नहीं हाँ 1620 प्लस 0.20x और इज इक्वल टू एक्स। आपने एक्स निकालना है। इसी तरह यहां बनेगा 540 प्लस 0.20, इनपुट नहीं है एक्स। एक्स निकाल लें जी, क्या आता है? 205,000 यूनिट्स मटेरियल ए कंज्यूम होगा, और मटेरियल बी कितना कंज्यूम होगा? 5,40,000 डिवाइडेड बाय 0.80 बनना है मेरा ख्याल है 670, और ऐड कर लें टोटल मटेरियल कितना कंज्यूम होगा मिला के। ये पता चला है कैसे किया है? 16,20,000 और ये एक्स उधर ले जाए एक तरफ तो 0.80 से डिवाइड हो जाएगा। 5,40,000 डिवाइडेड बाय 0.80 ना बताया हो तो ये 20% ऑफ इनपुट का होता है। जी जी परसेंट, यानी कि 2025 और 675 टोटल करो क्या आता है? 2.7 मिलियन। कुछ बच्चों को परसेंटेज वाले तरीके पे ग्रिप है, वो भी कर सकते हैं कि मसलन ये 80% पे पड़ा हुआ है, इसको 100% पे लेके जाना है, वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। डिवाइडेड बाय 0.80 करें, हाँ सही है, वही आ रहा है, बात तो वही है। तो भाई आपकी टोटल क्वांटिटी मटेरियल की कितनी इस्तेमाल होगी? तो मटेरियल ए लिखें यहाँ के ऊपर, मटेरियल ए कितनी क्वांटिटी यूज होगी? 2025,000 यूनिट्स ऑफ ए, मटेरियल ए, और बी के 6,75,000 यूनिट्स। और नीचे आके वेरिएबल ओवरहेड्स में कितने यूनिट्स काउंट करने हैं? टोटल यूनिट्स। जी नाइन, पहला वाला 91125 जी, नहीं नजर आ रही? अच्छा 20, और ये कितना है? 22 40,500।
जी बच्चों टोटल करें, सॉरी 227,675 जी बेटा माइनस करें जी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी 25 ये लेंगे। इस सवाल में भी बेटा इन्वेंट्री नहीं थी और इस सवाल में भी कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज ज्यादा है, मतलब क्या है ये वेस्टेज वाला पॉइंट था बस इसमें। हाँ जी भाईजान को मसला मुझे नहीं पता, इन्होंने कराई है कौन सी वैल्यू, ये गलत है, 22,665 माइनस करें 10925। हाँ उसने कहा हुआ बेटा, वो कहते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल ए नहीं कहा बी नहीं कहा तो टोटल ही लेंगे ना, उसने रॉ मटेरियल कंज्यूम का है। अच्छा उसके बाद वेस्टेज वाले पॉइंट में अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरा तरीका कर सकते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। मेरी आदत है कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ऐसे करते थे कि जितना मटेरियल प्रोडक्ट पे लगता है, मटेरियल यूज्ड ऑन फिनिश प्रोडक्ट वो लिखें पहले, प्लस मटेरियल की क्या करें लॉस, तो ये आ जाता है टोटल मटेरियल परचेज्ड एंड यूज्ड। मेरी आदत है मैं हर दफा तरीके चेंज करता रहता हूँ ताकि मैं खुद बोर ना हो जाऊं, लेकिन आप लोगों में से जिन्होंने पिछली दफा पढ़ा हुआ है ये पहले पढ़ा है, तो ये परसेंटेज होती है और ये यूनिट्स हैं मटेरियल ए के और ये मटेरियल बी के यूनिट्स। तो लॉस इसको यील्ड भी कहते हैं, ये जो नीचे वाला ये यील्ड है, ये 80% उसने कहा था, ओ सॉरी ये यील्ड है मैंने गलत लिख दिया, इनपुट 100% होती है, यील्ड 80% है, तो वेस्टेज कितने परसेंट है, हमारे पास ये फिगर मौजूद होती है मोस्टली, और हमने ये फिगर कैलकुलेट करनी होती है जी। तो 16,20,000 डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है 100%, वही आ जाएगा मटेरियल ए, और मटेरियल बी में 540 डिवाइडेड बाय 80% इनटू क्या है, जो मैंने सॉल्यूशन किया होगा उसमें भी शायद इस तरह ही प्रेजेंट किया हो। दोनों आसान लगते हैं, जिसको जो आसान लगे वो कर सकता है, एक्स वाले तरीके से भी कर सकते हैं। आ जाए जनाब बी पार्ट में, वो क्या कहता है बी पार्ट में कहता है इन व्यू ऑफ प्रीसीडिंग इंप्रूवमेंट प्लान, इसमें ये जो पैराग्राफ है ना ये इंप्रूवमेंट प्लान है, कोई 4 पॉइंट्स, एंड डेटा प्रोवाइडेड इन पार्ट ए अबव, कहता है जो पार्ट ए में डेटा था प्लस ये जो नीचे इंप्रूवमेंट प्लान बताया इन दोनों को मिलाएं और आपने रिवाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अगले साल का। क्या कैलकुलेट करना है, तो ये सवाल तो कल वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया उसी तरह का है, कल भी ऐसे ही था ना, प्रेजेंट प्रॉफिट भी निकालना था और रिवाइज भी, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट प्लान अभी मैंने पढ़ा नहीं, तो तकरीबन प्रॉफिट की स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो यही है। कहता है ऊपर वाला डेटा भी सेम रहेगा, कोई इन्वेंट्री वगैरह नहीं है। ये इंप्रूवमेंट प्लान सुन लें जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी वाइल रिव्यूइंग नेक्स्ट ईयर बजट मार्जिन्स एज कैलकुलेटेड इन पार्ट ए अबव एक्सप्रेस देयर सीरियस कंसर्न्स। कंसर्न क्या होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात, प्रॉब्लम। उंगली उठाइए भाईजान, प्रॉफिट बहुत कम है अगले साल का। आफ्टर केयरफुल एनालिसिस ऑफ ऑल एक्टिविटीज बाय अ क्रॉस, ये क्या होती है क्रॉस फंक्शनल टीम, ऐसे अल्फाज है लेकिन मतलब पता होना चाहिए। क्रॉस फंक्शनल टीम का मतलब होता है हर डिपार्टमेंट से एक एक बंदा पड़ेगा है, मार्केटिंग वाला है, HR वाला, फलां बंदा, फलां फैक्ट्री वाला,
कि आओ जी बताओ क्या करना चाहिए। क्रॉस फंक्शनल टीम का मतलब होता है किसी एक डिपार्टमेंट के ही सारे बंदे नहीं है, हर डिपार्टमेंट जो आपके इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी में इन्वॉल्व है, उसमें फैक्ट्री का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा, परचेज का भी एक बंदा होगा, सेल का भी एक बंदा होगा। क्रॉस फंक्शनल टीम को बुलाया है, उनकी एक्टिविटीज का बल्कि एनालिसिस किया है और डायरेक्टर ने एक प्लान अप्रूव किया जिससे इदारे की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो वो प्लान की खूबियां क्या है? पहली खूबी नंबर 1, वो कहता है मटेरियल लोकली परचेज करने की बजाय क्या करें, इंपोर्ट करें। कितनी कॉस्ट पे? वैसे अभी वो कितनी कॉस्ट पे मिल रहा है मटेरियल? 45 पे, लेकिन वो अब 48 पे मिलेगा, जिससे आपकी ओवरऑल यील्ड जो है ना वो कितने % इंप्रूव करेगी। ठीक है, अभी जो यील्ड है वो 80% पे पड़ी हुई है, तो 12.5% आपकी यील्ड में इजाफा होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये बात ज़हन में रखें कि दो तरीके चलते हैं, दो तरीके चलते हैं। एक तरीका ये होता है कि अगर कोई चीज 80% पे पड़ी हुई है, उसको 12.5% बढ़ाना हो, कितने % बढ़ाना हो, तो +80 का 12.5% करेंगे। ये एक तरीका है जो असल तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि 80% जमा सीधा सीधा 12.5 जमा कर दें, जो आप करना चाह रहे हैं कुछ बच्चे। जो पहला तरीका है ये प्रेफरेबल है। किसी चीज का 12.5% जब लेना होता है ना, तो उसकी जो ओरिजिनल फिगर होती है उसका 12.5% लेके ऐड करते हैं या इंटू 1.125 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों से जो जवाब आएगा वो डिफरेंट आएगा। पहले से कितना आता है? 90% होगी यील्ड, दूसरे से। अब दोनों तरीकों में जो मेथड नंबर 1 है, मैं उसका सपोर्टर हूं। आई कैप का कोई दीन ईमान नहीं, आई कैप कभी ऊपर वाला तरीका करेगा, कभी नीचे वाला करेगा। तो बाय चांस इस सवाल में जो आई कैप ने तरीका किया हुआ वो 92.5% वाला किया था। कौन से वाला? वो तब करते हैं जब इंग्लिश में लिखा हो कि ओवरऑल यील्ड 12.5% पॉइंट्स में बढ़ेगी, उसमें पॉइंट्स का लफ्ज होना चाहिए। क्या लफ्ज होना चाहिए? पॉइंट्स, तब ऐसे कर सकते हैं। बाकी अब आप आजाद हैं, अगर आपके दिमाग में पहले ही नंबर पे 92.5% आया था और आपका आई कैप का सोल्यूशन भी 92.5 से ही हुआ है, तो आप गलत नहीं है, एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है। ठीक है, लेकिन मैं जो सपोर्टर हूं ना, मैं ऐसे ऐड करने का सपोर्टर नहीं हूं। इस तरह तो फिर ये होगा, मैं आपसे कहूं 5% सेल प्राइस बढ़ रही है और 10% सेल वॉल्यूम गिर रहा है, तो आप क्या करेंगे? 5 इजाफा 10 काटो या नेट करके। तो ये गलत तरीका होता है, ये सारी कॉस्ट अकाउंटिंग में गलत माना जाता है। इधर आके पता नहीं क्या किया आई कैप ने, कभी भी ऐसे नहीं करते। पुरानी परसेंटेज में, अगर ये पुरानी परसेंटेज में भी इजाफा लाना है ना, तो उसको सिंपल फिगर एज्यूम करें। 80% का मतलब 80 है, तो आपने उसका 12.5% लेकर वो करना है। तो मैं इस तरह सोल्यूशन करा रहा हूँ 90 से। अब मैं 90 से कर रहा हूं, आप किससे करें? अगर 92.5 से, तो मुझे ये लगता है कि ये सोल्यूशन ठीक। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? यानी 80% प्लस 12.5 एक तरीका ये है, दूसरा 80% में 12.5% लेकर ऐड करें। तो मैं इसका सपोर्टर हूं कि हमेशा इंक्रीज डिक्रीज ओरिजिनल फिगर पे अप्लाई करके जो आता है वो ले। सीधा सीधा ना जमा करते हैं परसेंटेज में परसेंटेज, ना माइनस करते हैं। वो सिर्फ तभी करते हैं जब आगे इंग्लिश में यहाँ पे पॉइंट्स का लफ्ज लिखा हो, 12.5% इन पॉइंट्स, तब आप ये हरकत कर सकते हैं। वो खास केस है, नहीं तो फिर आप हर दफा ऐसे ही करेंगे। तो मैंने इसको कितने % पे ले जाना है यील्ड को? ठीक है, और आगे कहीं ना कहीं आई कैप ने ऐसे ही किया होगा जैसे मैं कर रहा हूं। तो मैं तो टीचर हूं, मैं तो सारी जगह एक ही ट्रीटमेंट कराना चाहूंगा। वो कौन से टीचर है और उन्होंने कौन सा बार बार पेपर बनाना है एक बंदे ने? तो कई दफा ट्रीटमेंट गलत भी होते हैं आई कैप के, इसीलिए मेरे सोल्यूशन में आपको 90% मिलेगा। अगर कभी आपके हाथ कोई आई कैप का पेपर का सोल्यूशन लग जाए तो वहां 92.5 लिया हो सकता है। मुझे नहीं याद, एग्जैक्ट नहीं याद मुझे, जहां तक मुझे मेरी छठी इस कहती है, क्योंकि जिस पॉइंट पे मेरा फोकस होता है वो मेरे दिमाग में होता है। कभी ना कभी आई कैप ने ऐसी बौंगी लगाई है कहीं ना कहीं। तो आपकी यील्ड अब 80%, 90%, मैं 90 से करा रहा हूं। ठीक है, बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप मेरी एजम्पशन या मेरे तरीके से
वो अगेंस्ट भी जा सकते हैं कि नहीं सर ये मैथ है, होता है मैथ में ऐसे, हमारे फलाना सर ने कराया था। नंबर 2 प्लान क्या है इंप्रूवमेंट के मुताबिक, कहते हैं एक नया सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इंस्टॉल होगा। जी बेटा, तो वो कहता है आप 7.5 मिलियन का एक नया प्रोडक्शन सिस्टम परचेज करेंगे जिसकी 5 साल लाइफ है, तो इसको आपने एक्सपेंस के तौर पे नहीं लेना इनकम स्टेटमेंट में, बल्कि आपने इसकी क्या काउंट करनी है, एन इंसेंटिव स्कीम फॉर द वर्कर। इंसेंटिव कहते हैं बोनस को। इंसेंटिव स्कीम किसके लिए ला रहे हैं? बोनस स्कीम वर्कर के लिए ला रहे हैं। हैव आल्सो बीन प्रपोज्ड बाय अलाउइंग देम टू शेयर 45% ऑफ टाइम सेव फॉर मेकिंग ईच यूनिट ऑफ। अगर आपके वर्कर नए सिस्टम में पहले से कम टाइम में यूनिट बनाते हैं, तो जितना कम टाइम में वो बनाएंगे, टाइम सेव करेंगे, उसका कितने परसेंट उनको बोनस देना है? 45%। ये इसका ताल्लुक बोनस के साथ है। और वो कहता है अबव मेजर्स की वजह से, एक तो प्रोडक्शन सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, वर्कर को बोनस अनाउंस हो रहा है, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो एक यूनिट का टाइम है वो पहले से कितना कम हो जाएगा? 30%। तो पहले टाइम कितना था? 20 मिनट। अब मेरा ख्याल है 20 मिनट में से 6 मिनट माइनस होके बाकी टाइम नया कितना आ जाएगा? तो ये जो 6 मिनट कम हुए ना, इसके बदले बोनस देना पड़ेगा आपको। क्या देना पड़ेगा? इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव मैनेजमेंट स्टैंडर्ड विच इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द वेरिएबल ओवरहेड्स बाय। सारी रकमें जो वो चेंज करी जा रहा है आप करी जाएंगे, 20% वेरिएबल ओवरहेड कम हो जाएंगे। तो वो जो पहले 15 रुपए पर यूनिट थे ना वेरिएबल ओवरहेड, अब मेरा ख्याल है 15 रुपए पर यूनिट की बजाय अगर मैं इसका डायरेक्ट 80% कर लूं तो 12 रुपए पर यूनिट हो जाएंगे। आगे रीअसेसमेंट ऑफ कंट्रोलेबल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस, कहते हैं हम दोबारा देखेंगे कि हमारे फिक्स्ड ओवरहेड कितने कंट्रोल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट एग्जिस्टिंग वाली कितनी कम होगी? 15%। तो 10 मिलियन थे, 10 मिलियन उसका 15% कम करें तो मेरा ख्याल है ये शायद आ जाएगा 8.5 मिलियन। 85 नहीं, 8 चलो दोबारा स्टेटमेंट बनाओ, मैं तो इसी स्टेटमेंट को छापने लगा हूं बट विद डिफरेंट फिगर्स। चलो करो बिस्मिल्लाह, स्टार्ट करें, फॉर्मेट बनाएं बट नाउ विद डिफरेंट फिगर्स। चलो फॉर्मेट यही है, रिवाइज्ड बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है। एक एक्सपेंस एक्स्ट्रा आ जाएगा डेप्रिसिएशन का, या सॉरी बोनस भी आएगा, सॉरी सॉरी बोनस भी आएगा। बनाए जी फॉर्मेट दोबारा। हाँ जी, पहली स्टेटमेंट को ही देख के फॉर्मेट बनाए, लेकिन इसमें 2 एक्सपेंस एक्स्ट्रा आएंगे, एक बोनस और दूसरा डेप्रिसिएशन, और दोनों फैक्ट्री की एक्सपेंस हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में आएंगे। करें
फर्स्ट वाला बना रही है फॉरवर्ड फिगर्स प्लगइन करो, बैठना नहीं। बनाए जी, बनाए फॉरवर्ड कर सकते हैं जी, नए कॉलम बना के है। मटेरियल बी का क्यों? हाँ, उसकी प्राइस सेम रहेगी लेकिन यील्ड तो ओवरऑल चेंज होगी। Yeah. 90% वाला। हाँ जी, किधर गया? अच्छा जी, क्वेश्चन में उसने ये कहा था ओवरऑल यील्ड बढ़ेगी। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब है फॉर मटेरियल ए एंड बी दोनों, खाली फॉर मटेरियल ए नहीं बढ़ेगी। इंपोर्ट ए करना है सिर्फ, लेकिन उससे ओवरऑल यील्ड बढ़ेगी। तो अब आपकी जो फॉर्मेट आएगा उसके आगे भी बना सकते हैं, ठीक है। रिवाइज बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हाँ जी, मेरा ख्याल है सेल तो सेम आएगी, सेल तो नहीं ना चेंज हो रही, वो तो प्रोडक्शन का सिस्टम वगैरह आ रहा है, तो सेल। हाँ जी,
बताइएगा कितनी थी? 23700। बजटेड सेल्स रेवेन्यू लेस बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें आ जाएगा मटेरियल ए की कॉस्ट, इंपोर्ट की कॉस्ट जो भी आएगी, कस्टम कुस्टम कोई नहीं है, मटेरियल बी की कॉस्ट, तो मटेरियल ए अब 48 का आएगा, मटेरियल बी की जो प्राइस है वो वही रहेगी 30, लेकिन यूनिट दोनों के चेंज होंगे क्योंकि ओवरऑल यील्ड चेंज हो रही है। लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग बोनस नहीं लिख रहा, बोनस में अलहदा लिख देता हूँ, बोनस कॉस्ट और प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट और प्लस, तो फिक्स्ड एफ वो चेंज होंगे, जो कि पहले 10 मिलियन थे उसमें 15% की कमी आ गई तो 8500 आ जाएंगे शायद। वेरिएबल ओवरहेड जो थे वो 15 रुपए पर यूनिट की बजाय कितने हो गए? 12 रुपए पर यूनिट। तो मटेरियल कंज्यूम चाहिए, लेबर कॉस्ट क्या आएगी? लेबर 90 रुपए पर आवर, कितनी थी? 90 रुपीज पर आवर इनटू, जी बेटा मेरा ख्याल है फैक्ट्री वर्कर का कैसे ऑपरेटिंग में आएगा? फैक्ट्री हर कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है भाईजान, कॉस्ट अकाउंटिंग आनी चाहिए, ऐसे ना करें यार। कॉस्ट नहीं पड़ी हुई, पास है। अच्छा चले, कोई नहीं, भूल जाता है इंसान। 90 रुपीज प्लस पहले 20 मिनट था, अब टाइम कितना रह गया? 14 मिनट्स इनटू यूनिट्स कितने थे? यूनिट्स तो चेंज नहीं होंगे प्रोडक्ट के, 21,60,000 यूनिट्स, 45,000 कॉमन। बोनस कैसे आएगा? 90 रुपीज पर आवर इनटू 6 मिनट सेव हुए हैं, अगर मैं इतना कर देता हूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये अमाउंट निकलेगी ना, इसका मतलब है जितनी लेबर कॉस्ट सेव हो रही है सारा बोनस देना है, सारा नहीं कहा उसने, 45% ऑफ टाइम सेव कहा था, तो मुझे आगे 45% करना था इसके बीच में टाइम सेव का। यानी ये मैंने जो किया, वैसे तो उस दरमियान में करना था, मैं अब एंड पे कर रहा हूँ। ये जो 6 मिनट है ना, इससे आगे करना था। 45% का बोनस, समझ आइए क्या किया मैंने? 14 मिनट पहले 20 मिनट में एक यूनिट बनाते थे आप, अब आप कितने मिनट में बना रहे हैं? तो वो जो 6 मिनट बचे हैं, उस 6 मिनट के बदले बोनस देना है। और उसने कहा था 45% ऑफ टाइम सेव का, तो 45% तो किया नहीं था मैंने, तो 45% क्यों किया? ताकि बोनस को उस रेट से दे जितने परसेंट उसने कहा है। ऊपर वाली कैलकुलेशन ही रिपीट किया, बस एक्स्ट्रा मैंने क्या चीज लिया? 45%। वैसे ये 45% की प्लेसमेंट पता है कहाँ होनी थी? इधर, इधर आना था उसने, 6 मिनट के आगे मल्टीप्लाइड बाय 45%, लेकिन वो मैं अब जानबूझ के बाद में कर रहा हूँ। आप लोगों ने किया था ये, जिन्होंने अगर निकाला है किसी ने? 45% शुरू में कर लो, दरमियान में कर लो, एंड पे कर लो, कितना आता है? 87। अब सिर्फ मुझे एक चीज चाहिए, वो मटेरियल की कंजम्पशन। उससे किया था, तो मेरी जो रिवाइज्ड यील्ड आ रही है, रिवाइज्ड यील्ड वो क्या आ रही है? पुरानी यील्ड 80% थी,
इंटू 12.5% उसमें इजाफा कर लें तो मैं 90% कर रहा हूँ। किसी चीज को 12.5%, ओ सॉरी डेप्रिसिएशन भूल गया हूँ, हाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो कितनी है 1500 जी। यही होता है ना नुकसान, फिगर्स बाद में लिखते हैं, मुझे आदत है पहले फॉर्मेट बनाने की ताकि चीज ना बोलूं कोई, जब भी मैं साथ साथ कैलकुलेशन करूंगा तो मैं कोई फिगर भूल जाऊंगा। अच्छा जी, रिवाइज्ड यील्ड ये आई है 90%। इसके मुताबिक अब मेरा मटेरियल ए की कंजम्पशन कितनी होगी और मटेरियल बी की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम होगी। 21,60,000, बल्कि 21,60,000 क्या करने की जरूरत है, वो जो पुराना था कितना था 1540 ऊपर क्यों आ रही है, क्योंकि ये फैक्ट्री के प्रोडक्शन सिस्टम की है। प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब मशीनरी की डेप्रिसिएशन जो वहां इंस्टॉल हो रहा है फैक्ट्री में। ये देखें क्या लिखा हुआ है, एक नया सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इंस्टॉल होगा, तो ये फैक्ट्री में होगा ना इंस्टॉल बेटा। फैक्ट्री के हर एसेट की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ही नहीं आती। तुम ऑपरेटिंग में लिखने लगे थे इसको, वो होता है ऑफिस का कोई एसेट होना या सेलिंग डिपार्टमेंट का हो, वो ऑपरेटिंग में आता है। आपके जेन में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चल रही है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ट्रेडिंग बिजनेस होता है, क्या होता है वहां हर डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगी। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इसमें फैक्ट्री के हर खर्चे को कॉस्ट ऑफ सेल के सेक्शन में फेंकना है। किस सेक्शन में फेंकना है, और फैक्ट्री से बाहर के खर्चों को ऑपरेटिंग में फेंकना है। हाँ फैक्ट वो सारा कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगा, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट का। बड़े हो जाओ, इसका मतलब है ये सवाल ने आपके कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को भी एक सीधा पधरा कर दिया, इसलिए ऐसे भी अच्छा है। ठीक है, अगर मैं कह देता कि ऑफिस का कोई सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, प्रोडक्शन सिस्टम ना होता, देन वो फिर मैंने भी नीचे हेड बनाना था ऑपरेटिंग का। चलो सवाल चंगा है आपकी कंफ्यूजन है, आप अपनी कंफ्यूजन दूर करें बस। आप लोगों ने रट्टा वो लगाया होता है ना जो इंट्रो और FR1 में, FR1 में भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, वो भी वो ही होता है ट्रेडिंग। उधर भी सारी सैलरी आप एडमिन में लेते हैं, इधर हम सैलरियों को भी ऐसे ही करते हैं, फैक्ट्री स्टाफ की सैलरी कॉस्ट ऑफ सेल के सेक्शन में, और फैक्ट्री से बाहर वाले स्टाफ की सैलरी नीचे आती है एडमिन सेलिंग में। चलो भाई जवानो, अब मटेरियल की वेस्टेज क्या होगी जी, अब आएगी 1620 और 540, इसको ट्रीट करें अगर हम, तो 1620 डिवाइडेड बाय 0.90, 18 लाख, और 540 ऊपर निकाला हुआ है हमने, डिवाइडेड बाय 0.90 जी, तो टोटल करें 24 लाख यूनिट्स ऑफ मटेरियल लें जी। 24 लाख की क्वांटिटी है, 24 लाख, ओ सॉरी 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 24 नहीं आना, मटेरियल ए कितना था 18 और 6, 18 लाख, 6 लाख, और यहाँ कितना आएगा, हाँ भी लड़कियों और लड़कों नहीं हो रहा, ऊपर से गुजर रहा है। जी बेटा बताइएगा, 86400 जी, सॉरी 18,000, शाबाश, और नीचे 288, 193,730, चले जी 78,
197, चलो माइनस करो, प्रॉफिट पहले से बढ़ गया है, गलत है, 21, ओ यार मेरे कानू भाई ने 40292, ये सॉरी वो आवाज मुझे लगता है कि आपके मुंह में ही घूम रही है, मेरे तक नहीं पहुंच रही। हाँ जी बताएं मसले मसाइल। क्लियर है, क्लियर हाँ भाई, कॉस्ट वाली जो बच्चियां खवातीन हैं, आप हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि आप कॉस्ट अभी पढ़ रही हैं, तो ये सवाल थोड़ा लेंथी था। यानी सवाल में सिर्फ उसने आपको क्या कराया है, 2 दफा इनकम स्टेटमेंट बनवाई है, और उसने बीच में एक जो पॉइंट ऐड किया है वो क्या है, मटेरियल की, या परसेंटेजेस से कर ले या ये इक्वेशन से कर ले, एक्स रख के, वो आपकी मर्जी है। अच्छा जी, आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 आपने घर से करके लाना है कल। क्वेश्चन नंबर 7 घर से करके लाना है। कौन सा क्वेश्चन? 7। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक ही प्रॉब्लम है, बाकी तो अब आप आई कैप का सॉल्यूशन देखेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा है। मैंने सॉल्यूशन को थोड़ा सा क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है अपना टाइम बचाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपने घर से करके लाना है कल। कौन सा क्वेश्चन? तो मैं उससे रिलेटेड एक पॉइंट बताने लगा हूं, अगर मार्जिनल का हुआ है तो। क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन मांगा है, तो कंट्रीब्यूशन होता ही मार्जिनल में जी, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन होता ही मार्जिनल में है। देखिए सुन ले जरा गौर से, एक चीज बतानी है आपको समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहूं, मिसाल दे रहा हूं कि आपका एक मटेरियल है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, ये उस सवाल का डेटा नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पर आपका एक मटेरियल है जिसका नाम है एक्स, मैं आपसे कहता हूं उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 25 रुपए पर यूनिट है। कितने रुपए पर यूनिट है? और आपने सवाल पूरे साल के लिए करना है, तो बेसिक अजम्पशन होगी कि पूरे साल में जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 25 रुपए है। मेरा नहीं ख्याल किसी को इस पे थोड़ा मसला मसाइल हो, क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका एक मटेरियल एक्स है जिसकी कॉस्ट 25 रुपए पर यूनिट है पहले 3 माह में, पहले 3 माह में जो कॉस्ट है वो 25 रुपए है, और अगले 9 माह में जो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो बढ़ के मिसाल के तौर पर मैं कह दूं 30 रुपए पर यूनिट है। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो अब आप उसमें कैसे करेंगे? एक तो तरीका ये है कि आप 3 माह 9 माह अलग-अलग लेके चले, मतलब 3 माह की कॉस्ट इंटू यूनिट, 9 माह की कॉस्ट इंटू यूनिट। और अगर आपकी 3 प्रोडक्ट है क्वेश्चन में, कितनी प्रोडक्ट है, तो हर प्रोडक्ट के लिए इसका मतलब है ये 2-2 रकमें लेके आप ऐड करें तो यू विल वेस्ट योर टाइम। गलत नहीं होगा, टाइम जाया होगा, बस सिर्फ टाइम जाया हो रहा है। उसने टाइम जाया कराना होता है तभी ऐसे देता है कि पहले 3 माह में कॉस्ट कुछ और है, अगले 9 माह में कॉस्ट कुछ और है, और प्रोडक्ट एक नहीं है, सवाल में 3-4 प्रोडक्ट हैं जो मैंने आपको 7वां दिया है, तो 3 है। टाइम बचाने का तरीका क्या होता है, मैं निकाल लेता हूँ इसकी एवरेज, मैं क्या कर लेता हूँ इसकी एवरेज निकाल लेता हूँ। वो कैसे कि ये जो पूरे साल में 12 महीने होते हैं,
तो 25 रुपए की प्राइस पर यूनिट है इंटू 3/12 प्लस 30 रुपए की प्राइस इंटू, तो ये जो आंसर आएगा ना ये एवरेज प्राइस होगी, ये एवरेज कॉस्ट होगी थ्रू आउट द ईयर। अब आपको जहां मटेरियल की कॉस्ट लेके चलनी है, ना 25 काउंट करो ना 30 करो, जो जवाब नहीं आ रहा वो लेके चलो, सारा सवाल सीधा हो जाएगा। बस इस सवाल में यही है कि आपकी जो प्राइस है, नहीं दोनों से आंसर सेम आएगा। आई कैप ने वैसे किया हुआ जैसे मैंने पहले तरीके से बताया है कि 25 रुपए को अलहदा कॉस्ट ली है, बल्कि आई कैप ने तो पहले पूरा सवाल 3 माह के लिए किया है, पूरा सवाल, फिर पूरा सवाल कितने माह के लिए किया है, फिर दोनों के आंसर्स को कुछ इकट्ठा किसी तरह से किया है, जिससे तकरीबन आप समझने जो सवाल 15 मिनट में होना है वो कोई पौने घंटा लगा है आई कैप, इसलिए नंबर बहुत ज्यादा है। मैंने आई कैप के सोल्यूशन को इग्नोर करके खुद अपनी तरफ से किया था पहले, बाद में सोल्यूशन देखा था, तो मैंने इस तरह किया, मैंने कहा दफा मारो इतनी लंबी लंबी फिगर 3 माह 9 माह की इकट्ठी करो, एवरेज करो, एवरेज करने से क्या होगा वो पूरे साल की फिगर कन्वर्ट हो जाएगी और वो एक ही फिगर लेके चलनी पड़ेगी। मतलब मटेरियल आपका जो है वो प्रोडक्ट नंबर 1 पे जो लगना है, प्रोडक्ट 2 पे जो लगना है, प्रोडक्ट 3 पे लगना है, सबके लिए ये प्राइस सेम आ गई। बस आपने इनटू क्वांटिटी पर यूनिट करना है अलहदा अलहदा, अदरवाइज प्राइस एक ही चाहिए थी ना हमें, उसने 3 माह के अलहदा 9 माह के अलहदा दी, मैंने उसको क्या कर लिया एवरेज आउट। अगर आप उसमें हर फिगर को इस तरह एवरेज आउट कर लेंगे, लेबर के रेट को भी ऐसे ही दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड को भी ऐसे ही दिया हुआ है, सेल प्राइस को भी ऐसे दिया हुआ है, तो अगर आपको 5 रकमें दी हुई हैं और पांचों रकमें 3 माह के अलहदा 9 माह के अलहदा की है, तो आप देखें 3 प्रोडक्ट हैं, सारा सवाल 2 ही दफा हल करने की बजाय एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लें। और ये सादी एवरेज नहीं है, ये वेटेड एवरेज है। ये कौन सी एवरेज है, टाइम के हिसाब से मैंने वेट निकाला है, 3 माह और 9 माह। समझ आ रही है बात आपको? तो ये एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी मटेरियल की, जो भी आती है मुझे नहीं पता क्या आती है, लेकिन इससे सवाल आपका सिंपल हो जाएगा। उस क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं, ये एवरेजिंग ही है। कंट्रीब्यूशन निकालना है, कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, सेल्स रेवेन्यू, प्रोडक्ट का नाम है अल्फा शायद बीटा, और उसने प्रोडक्ट वाइज ही कहा है क्वेश्चन में, अल्फा का सेल रेवेन्यू और माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल एफओएच एको वेरिएबल सेलिंग है, ये लेस करे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बल्कि इससे ज्यादा लंबा सवाल तो आप उसमें करते रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, लिमिटिंग फैक्टर में। ये बल्कि छोटा है, अगर आप एवरेजिंग करें, अगर आप एवरेजिंग ना करें देन यू विल वेस्ट योर टाइम। समझ आ रही है? चलो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? आज आपको मैंने 2 सवाल हो गए, मैंने नहीं कराना 7वां, आपने करना है। जहां फंसेंगे आंसर से देख लीजिएगा। आई कैप का सोल्यूशन नहीं है, मैंने अपना सोल्यूशन कॉपी पेस्ट कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये लेना। आईडी क्या है बेटी आपका, आईडी बताओ। 13963। आपने पहला टेस्ट नहीं दिया था, क्यों? तब क्या हुआ है, तो बाद में दे देना था, है जी। अब आपने टेस्ट, ये मैं रिकॉर्ड अपने पास रख रहा हूँ, इस पे ही मैंने खिंचाई करनी है। घरों में फोन जा रहा है, मैंने इनको क्या खड़का दिया फोन इन्होंने घर, उन्होंने को बच्चा ਤੁਹਾਡਾ फेल है, इस दफा फेल हो जाएगा ते घरों तरतली पै जानी। मैंने तो देखना ही टेस्ट है, मैं तो टेस्ट के बारे में टची हूँ बेटी। अटेंडेंस तो प्रॉक्सी भी लग जाती है, मैं कड़ी अटेंडेंस आप लाना पिया है जी, की कहते हो? मैं तो देखते ही टेस्ट हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट आपका क्या आईडी बेटी? 87। चले आपके पहला फेल था, लेकिन चलो ठीक है चलेगा, दिया तो है ना जी। 1। आपने दूसरा टेस्ट दिया है? अच्छा शुक्र है बच गए हो जी, ठीक है।
तुसी दोनों में पास हो आवे हैं, दोनों में। चलो बचा हो जाना ताड़ा जी बेटी। ये ऑनलाइन वाले भी बड़े खराब है, दे दें नहीं टेस्ट। 289 आपने एक टेस्ट नहीं दिया रिसेंटली, कब दोगी? अब नहीं देना, दे मुझे नहीं पता, दे उसे, मैंने तरला करें उसको, कोई चाय शाय पानी पिलाए उसको, और कहते ताड़ी मेरे मेरे पाने ले लो टेस्ट है, और मैंने तरला करो। हाँ भाई, क्योंकि आपके घर फोन गया है, जाना है, मैंने उन्हें कहा कि फोन करना है जिसने टेस्ट नहीं दिया हुआ, तो फिर आपको घर से भी डांट पड़ेगी। मैंने उन्हें कहा सारे तो फोन खड़का दो घर, आपने भी नहीं दिया। पहले में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वैसे, मेरे हिसाब से 60% मार्क्स हैं जो आई के आपके मुताबिक, तो मैं मानता ही नहीं। ठीक है, बस अब मैंने समझा दिया है, ये मैं देख रहा हूँ, हर हफ्ते देखूंगा ये मैं कि आपकी क्या प्रोग्रेस है। हाँ भाईजान, आईडी 14, हाँ ठीक है। वे दोनों टेस्ट में फेल है हम, ते पाए ने चढ़ना पैनिया ने हुण, तुसी कैलकुलेटर के बगैर दिता, आपके घर भी फोन जाएगा। दिखाओ यार बॉल पेन, ताड़े अब्बा जी नू भी फोन जाना है, तो ताड़ी अम्मी नू भी पता लगना है मुंडे ने पढ़ता नहीं, चला जाए घर में है ना, कि आपने अपना ही नंबर तो नहीं दिया हुआ है। आइंदा टेस्ट आपने सही तैयारी से देना है, अटेंडेंस आपकी ठीक है। चलो अब नहीं कराते फोन, पहली और आखिरी दफा छोड़ है जी। और तुम छुट्टियां बहुत करते हो, ना लगा तू 93, और मेरी अक्खा नहीं है सिर्फ। हाँ, तुम भी दोनों टेस्ट में फेल हो, तुम्हारे घर भी जाएगा फोन, तुम दोनों टेस्ट में फेल हो, 40-40 नंबर है, तैयारी नहीं कर रहा, छड़ दे भाई, तेरी मेहरबानी, MFA जी नहीं पढ़ना। तो क्या करना है, पूरा नहीं हुआ जब है तो कैसे पूरा होगा जी? आप, मुझे नहीं पता, मुझे अगला टेस्ट पास चाहिए, नहीं तो फिर मैं छड़ना है तानू 1 2। आप पढ़ने आए हैं पढ़े, तुसी दोवें टेस्ट नहीं दिते। बात कराओ मेरी अब्बू से, अब्बू से बात करानी है अभी। हाँ भाई, हाँ शेख साहब, ताड़ी हाजरी भी घट है, तुसी भी कोई टेस्ट नहीं दिते, घरों फोन गया ना, चलो चंगा है, तानू तो कार चंब हो गई है मेरा ख्याल है, इसे वास्ते तुसी आए हो, हुण ना छुट्टी करी जी। और तुम सो रहे होते हो क्लास में? हाँ, भंग पी गए हैं बेटिए, चलो आप जाओ। हाँ जी, 6 दोनों टेस्ट में फेल है, फिटा ही मुंह तेरा, दोनों रिकॉर्डिंग हो रही है, बेइज्जती। अभी नहीं, अभी गुस्से में हूँ, अभी भी नहीं, बेइज्जती कर रहा हूँ फिटे मुंह की वजह से। हाँ जी, आईडी 1 मिनट है जो लड़की हो, यार मजाक बनाया, लोग फेल हो जाते हैं इसमें, क्या करते हो? 13, आपने भी एक दिया नहीं, एक में फेल है, तो जो जहाँ थे वहां फेल है। ये क्या है, 28 नंबर, 28% यानी जितने भी हैं तो पिछले क्यों नहीं किए? जरूर ये खिंचाई करा के पास करने हैं यार, क्या करते हो? बड़े छुन्ने काके थोड़ी माशा समझदार दाढ़ी मुझे तेरी आई ने, उन कुड़ियां खलोती नहीं, तो मैं अगली गल जी कर सी ना, खतरनाक है। किधर से आए हुए हो, इतनी दूर से आए हो, हैं दूर है, फिर पता नहीं पैसे जाया कर रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो। कितने पैसे लगते हैं महीने के? लग नहीं जाते 10-15 हज़ार रुपए? तो फिर हाँ ठीक है, आपके पूरे पूरे नंबर हैं, बट ठीक है, लेकिन आप मेहनत थोड़ी ज्यादा करें, मतलब 56% है, बिल्कुल एज पे हैं। जाओ शाबाश, टेस्ट आइंदा नहीं छोड़ना। ये जो ऑनलाइन वाले ना, इनकी भी झाड़ पट्टी होगी। क्या चाहिए?